Hello, guys. Now we will discuss some important topics regarding the steam and boilers. So we will discuss what is steam, general uses of steam, steam generation, boiler, working process of boiler, boiler classifications, mounting accessories, and its applications in the industry, especially the textile one. Steam क्या होती है जी? Steam is the technical term for the gaseous phase of water. Gaseous phase of water की technical term है which is formed when water boils, जब पानी boil करता है. Okay, the difference between steam and water vapor is that water vapor can be produced from the evaporation or boiling of the liquid water or from the sublimation of ice. Steam is only formed from boiling water. Steam कब बनती है? पानी को boil करने से ही बनती है. ठीक है. सब्लिमेशन ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम इज ओनली फॉर्म फ्रॉम बॉइलिंग वाटर. अच्छा, एक होती है सब्लिमेशन कि अगर आपकी आइस से भी वाटर वेपर निकल रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन वो बॉइलिंग नहीं होती. बॉइलिंग क्या होगी कि वाटर को आपने हीट करना है और उससे जो वो गैशियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम स्टीम कहेंगे. इसके यूजेस क्या होते हैं? स्टीम के एग्रीकल्चर में यूज होती है फॉर सॉइल स्टरलाइजेशन एंड इंक्रीज द सॉइल हेल्थ. स्टरलाइजेशन आपको पता है जरासीम वगैरह को मारने के लिए यूज होती है और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है, यानी एग्रीकल्चर में इसके बड़ा यूज है. फिर डोमेस्टिकली कहाँ आप इसको यूज़ करते हैं? कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक में यूज़ करते हैं, कारपेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली पैदा करने में ये यूज़ होती है. ये जो स्टीम टर्बाइंस होती हैं या टर्बाइंस होती हैं, इसके अंदर ये यूज़ होती है. कल मैंने आपको डिटेल में इसकी एनिमेशन भी दिखाई थी. क्या होता है कि रोटर को घुमाना होता है ना, तो ये स्टीम एनर्जी उस पे जब टकराती है उसके साथ तो उसको घुमाती है, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. और उसके साथ आगे क्या लगाया होता है? ऑल्टरनेटर, जिससे वो बिजली पैदा होती है 3 फेज़ की. अब जब स्टीम उससे टकराती है तो अपनी एनर्जी लूज़ कर जाती है और दोबारा वाटर फेज़ में आ जाती है. तो फिर हम क्या करते हैं? उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, उसको दोबारा बॉयलर पे भेज देते हैं. इसको क्या कहते हैं? एचआरएसजी. एचआरएसजी, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर. ये इंटरव्यू का भी सवाल है भाई. ये जो प्लांट पे, अगर आप किसी अच्छे प्लांट पे जाते हो इंटरव्यू देने, ये सवाल उसने पूछ लेना, एचआरएसजी क्या होता है बताओ. तो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर इसको बोलते हैं. ओके. अच्छा, उसके बाद आता है जी स्टीम इंजन्स एंड स्टीम टरबाइंस परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, डिफरेंट इंडस्ट्रियल वॉशिंग एंड क्लीनिंग पर्पजेस. वॉशिंग और क्लीनिंग पर्पजेस के लिए ये यूज़ होती है. अच्छा जी, इसको यूज़ करते हैं. स्टीम इंजन्स, ये देखें पुराने ज़माने के जो इंजन्स थे, ट्रेनें श्रेनें, ये इसमें यूज़ हो रहे हैं. स्टीम पावर प्लांट्स देख लें आप, ये स्टीम पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ होते हैं. अच्छा, स्टीमिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग. हमारी चूँकि यहाँ पे ये टेक्सटाइल रीजन है तो उसको फोकस करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ. सच एज बीइंग वाइडली यूज्ड इन प्री ट्रीटमेंट, डाइंग, फिनिशिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस. ये होते हैं, ये कपड़े के ऊपर ये चीज़ें हो रही होती हैं. डाइंग वगैरह, डाइंग हो गई, आपकी फिनिशिंग हो गई या प्रिंटिंग हो गई, उसमें ये यूज़ होते हैं. हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल एसोसिएशंस विद लोकोमोटिव्स एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Steam today is an integral and essential part of modern technology. Without it, our food, textile, chemical, medical, power, heating, and transport industries could not exist or perform as they do. Steam provides a means of transporting controllable amounts of energy from a central automated boiler house where it can be efficiently utilized. तो असल चीज़ है एनर्जी ट्रांसफ़र या पावर ट्रांसमिशन. ठीक है, तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल है. रीजंस क्या होती हैं? स्टीम एफिशिएंट होती है, इकोनॉमिक होती है, जनरेट करना आसानी से बन सकती है, सस्ती भी पड़ती है. स्टीम कैन ईजिली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉइंट ऑफ यूज. स्टीम इज ईजी टू कंट्रोल, एनर्जी इज ईजिली ट्रांसफर टू द प्रोसेस. द मॉडर्न स्टीम प्लांट इज ईजी टू मैनेज. स्टीम इज फ्लेक्सिबल. अच्छा, प्रोसेस टीम इज़ द जनरल टर्म. इसमें फर्दर हम देखते हैं, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा. अच्छा जी, प्रोसेस टीम इज़ द जनरल टर्म. नज़र आ रहा है या और कर दूँ? और कर देता हूँ. अच्छा जी, प्रोसेस स्टीम इज द जनरल टर्म यूज्ड फॉर स्टीम विच इज यूज्ड इन प्रोसेस एप्लीकेशन सच एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेस हीटिंग, प्रोसेस कूलिंग, प्रेशर कंट्रोल and mechanical drives, among others. Process steam is a popular mode of conveying energy and may come into contact with the final process or product. Like compressed air, steam is often thought of as a utility which is often generated at a central location and then distributed to various points of use throughout the steel plant. असल में इनकी जो जनरेशन हो रही होती है ना, ये किसी एक जगह पे हो रही होती है. मतलब जैसे बॉयलर हाउस है, वो एक पूरी जगह होगी, वहाँ पे क्या हो रहा है? स्टीम बन रही है. अब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे प्लांट में. कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है? पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू.
कैसे होती है? पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू। ओके, जैसे यहाँ पे मतलब एक प्लांट इसको आप अज्यूम करें, तो यहाँ पे एक जगह होगी जहाँ पे बॉयलर हाउस होगा। इसी तरह कंप्रेस्ड एयर है, जो हवा है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये आम हवा नहीं होती, जैसे टायरों में जो हवा डलती है वो आम हवा होती है, लेकिन जो प्लांट में होती है ना, प्लांट में दो तरह की हवा होती है। एक होती है कंप्रेस्ड एयर, एक होती है प्लांट एयर, जिसको सफाई वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए या जनरल पर्पज़ यूज़ के लिए। दूसरी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंट एयर। इंस्ट्रूमेंट एयर कहाँ यूज़ करते हैं हम? वेल्व्स के अंदर, कंट्रोल वेल्व के अंदर फिट कर दी उसको, क्योंकि वहाँ पे हमें नमी नहीं चाहिए होती, क्योंकि अगर नमी वाली हवा देंगे वेल्व को, वो साल में फारिग हो जाएगा आपका। प्लांट बना होता है कि 20-30 साल, 40-50 साल के लिए। तो अगर आप कंट्रोल वेल्व को नमी वाली हवा देंगे, वो अंदर से खाया जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? ड्यू पॉइंट। ये आगे कुछ टर्म्स आएंगे, हम यूज़ भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि ड्यू पॉइंट ये होता है कि जिस पे पहला ड्यू बनता है, यानी जिस पे वो नमी आनी शुरू हो जाती है। तो वो -40 डिग्री सी था हमारे प्लांट का, या -40 फ़ारेनहाइट, दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको शायद पहले बताई हुई है पिछले लेक्चर्स में, -40 डिग्री सी और -40 फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। ओके, अच्छा, like compressed air, steam is often thought of as a utility which is often generated at a central location and then distributed to various point of use. At atmospheric pressure, the saturation temperature is 100 degree C. However, if the pressure is increased, this allows the addition of more heat and an increase in temperature without a change of phase. ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा? सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी पे स्टीम बन जाती है। However, if the pressure is increased, अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, it allows the addition of more heat and an increase in temperature without a change of phase. Therefore, increasing the pressure effectively increases both the enthalpy of water and saturation temperature. तो ये हम आगे देखेंगे भी कि जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, बेसिकली केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको कम ज़्यादा करने से आपका जो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इस पे फ़र्क पड़ता है। तो एनी हाउ, वाटर एंड स्टीम कैन को एग्जिस्ट एट एनी प्रेशर, बोथ बीइंग सैचुरेशन टेम्परेचर। स्टीम इज एट अ कंडीशन अबव द सैचुरेशन कंडीशन इज नोन एज सुपर हीटेड स्टीम। यानी पानी को आपने जो है वो अगर गर्म किया तो उससे जो स्टीम बनती है, और एक वक्त आता है जब एक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड स्टीम कहेंगे, या वेट स्टीम होती है वो, उसमें वाटर कंटेंट होते हैं। लेकिन आप उसको गर्म कर ही जाते हैं, करी जाते हैं, करी जाते हैं, तो एक वक्त आता है उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाते हैं, वो टोटल उसको हम कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। क्या बोलेंगे? Superheated steam. Temperature above the saturation temperature is called the degree of superheat of the steam, and water at a condition below the saturation condition is called subsaturated water. Steam used as a process, steam is used the following times. Saturated steam क्या होती है? Steam is said to be saturated with energy at a given and constant pressure when addition of more heat to the generation system results in more steam. यानी आप ज़्यादा हीट पैदा दोगे तो वो स्टीम ज़्यादा बननी शुरू हो जाएगी। यानी सैचुरेशन का मतलब है कि उसमें अभी गुंजाइश है, आप उसमें हीट दोगे मज़ीद आपकी बन जाएगी स्टीम। बट जी, but no rise in steam temperature. In this state, steam cannot hold more heat energy in a given volume unless the pressure is allowed to rise. अच्छा जी, ड्राई स्टीम क्या होती है? इट इज़ अ स्टीम दैट कंटेन्स 100% ऑफ वाटर वेपर इन द गैस फेज। ये होती है ड्राई स्टीम, जिसके अंदर क्या है? 100% ऑफ वाटर वेपर गैस फेज के अंदर। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, अचीविंग द अबव स्टेट्स ऑफ द ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम साइमल्टेनियसली इज पॉसिबल इन theory. It is nearly impossible in practice. Practice में नहीं होता, theory में है। When the systems are optimized for generating saturated steam, the actual level achieved is measured as the dryness fraction. ये होती है dryness fraction कि steam कितनी dry है, यानी इसमें कितने water content मतलब नहीं है। ठीक है, if the water content of the steam is 4% by mass, the steam is said to be 96% dry. 96% dry का मतलब है कि 4% water content है इसके अंदर। तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन इसको कहते हैं। इट हैज़ अ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ 0.96। सुपर हीटेड स्टीम ये काम की चीज़ है। व्हेन मोर हीट एनर्जी इज एडेड टू द स्टीम दैट हैज़ रीच्ड सैचुरेशन and no liquid water is present to consume the energy through evaporation, the temperature of the steam increases. In this condition, steam is said to be superheated. यानी जो मैक्सिमम हीट करके जो सारे के सारी जो है ना वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया पानी, उसको हम क्या कहेंगे? सुपरहीटेड स्टीम। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल देखें, पहले आइस का एक यहाँ पे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ये वेट अप्लाई हुआ है, उसके बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वाटर के बाद ये सैचुरेटेड वाटर में जो है, ये वाटर सैचुरेशन स्टेट इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर उसके ऊपर जो उसमें कन्वर्ट हो गया आपका मतलब स्टीम के अंदर, जो नीचे से आप इसको कॉन्स्टेंटली गर्म कर रहे हैं, ये भी देखेंगे आप कॉन्स्टेंटली इसको गर्म कर रहे हैं। तो जो आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ी सी ऊपर स्टीम बन गई है आपकी, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई, तो इसको हम कहेंगे वेट स्टीम।
उसके बाद आप इसको गर्म कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, तो ये उसके बाद ड्राई, ये वेट स्टीम के बाद यहाँ पे आ गई, ये मतलब इसको सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेटेड के बाद ये उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड आ गई, ड्राई सैचुरेटेड के बाद आप फिर भी बाज नहीं है, फिर उसको गर्म करी जा रहे हैं, तो फिर एक वक्त आएगा जब वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जो आपकी सबसे राइट वाली स्टेट है, दिस विल बी योर सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। वेट स्टीम, वेट के बाद सैचुरेटेड, फिर ड्राई सैचुरेटेड और उसके बाद सुपर हीटेड, तो ये एक ट्रांसफ़र का फेज़ होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सैचुरेटेड स्टीम, फिर उसके बाद ड्राई स्टीम, फिर उसके बाद ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और फिर फाइनली सुपर हीटेड स्टीम आ जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंडेड यूज एंड वेदर और नॉट द प्रोसेस स्टीम कम्स इनटू कांटेक्ट विद द फाइनल प्रोडक्ट itself, it is to be filtered. When it comes to the transfer of energy, steam provides some unique characteristics which include but not limited to the following. अच्छा, एक मैं आपको इंस्ट्रूमेंट की बात बताऊँ जो हमारा एक्सपीरियंस था। आमतौर पे होता है कि ट्रांसमीटर कहीं प्रेशर आपने मालूम करना है ना, तो प्रेशर गेज लगाते हैं ना, लगी नहीं होती वो जो टायर वाले होते हैं उनकी, उसके ऊपर प्रेशर बता रही होती है 30 पौंड 35 पौंड बता रही होती है ना, प्रेशर गेज है। तो इसी तरह इंडस्ट्री में प्रेशर गेज कैसे लगाते हैं, प्रेशर गेज के जो चूड़ियाँ होती हैं आराम, वो पाइप के अंदर उसको वेल्डोलेट बोलते हैं, वेल्डोलेट। वो उसकी पूरे पाइप का पहले काटते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रखते हैं, फिर वेल्डिंग करते हैं, उसको वेल्डोलेट बनता है, सॉकेट बनती है। उसके अंदर फिर आपकी गेज को, हम थ्रेड को उसके अंदर जो है वो लगा देते हैं। लेकिन जो स्टीम का अगर प्रेशर मालूम करना है, जो स्टीम पे आपने, अगर स्टीम है पाइप के अंदर और प्रेशर उसका मालूम करना है, तो डायरेक्ट नहीं लगाते गेज, क्योंकि स्टीम फिर डायरेक्ट आपकी गेज को टच करेगी। गेज के अंदर होती है बॉर्डन ट्यूब, वो सी टाइप की भी होती है, हेलिकल भी होती है, उस पे जब प्रेशर आता है वो यूँ खुलती है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन में हम करवाते हैं, इसमें भी मैं आपको थोड़ा-सा कर दूँगा क्योंकि ये चीज़ें प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो अब इसके साथ हम पता कैसे लगाते थे, इस स्टीम में इस तरह लगाते हैं कि इसके साथ ना एक एक होती है, उसको कहते हैं साइफन ट्यूब, पिगटेल भी कहते हैं उसको और साइफन ट्यूब भी कहते हैं। वो पाइप घुमा के, यानी उसको घुमा के, यानी यूँ एक घुमा के यूँ पाइप निकला होता है, उसके ऊपर स्टीम लगाते हैं। उससे होता ये है कि स्टीम ऊपर जाते-जाते ठंडी होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो पैंदे पे फिर वाटर रहता है, तो स्टीम उस पानी को टच करती है और पानी आगे जाता है। वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूँगा, नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसको करेंगे, जो यूनिट्स वगैरह हैं और ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है स्पेसिफिकली जो स्टीम से लगती है, वो आपके लिए गाइड करूँगा। तो किस तरह मैंने आपको बताया कि सीधी-सीधी गेज नहीं लगानी, एक गोल सा क्या कहते हैं कि एक दुम, जिस तरह जानवर की कोई दुम टेढ़ी कर देते हैं, गोल सी बनाई हो, जलेबी जलेबी टाइप लगा के पाइप, वो फिर उसके ऊपर जो है वो अपनी गेज लगाई होती है। उसको बोलते हैं साइफन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? साइफन ट्यूब या पिगटेल भी कहते हैं उसको। तो स्टीम हैज़ द एबिलिटी टू होल्ड अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एज हीट इन अ गिवन वॉल्यूम। Steam gives up its heat energy at constant temperature, eliminating heat gradients associated with the other forms of energy. Steam has high rate of heat transfer, allowing for smaller heat transfer surface areas. Steam has the highest specific heat and latent heat. Steam is easy to control and distribute. Steam is cheap and inert. इनर्ट का मतलब ये है कि इसको, ये कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं इससे होता, ये इनर्ट है। Process steam today is an integral and essential part of modern technology. Steam provides a means of transporting controllable amounts of energy from a central generating point where it can be efficiently and economically generated to the point of use. तो ये मैंने आपको बताया कि एक इसका जो पॉइंट ऑफ जनरेशन होगा वो एक जगह बॉयलर हाउस हो गया। इसी तरह कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसका भी एक जनरेशन होती है, अलग से कंप्रेसर किसी जगह पे पड़े होते हैं। फिर उसको पूरे प्लांट पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू। पाइपिंग नेटवर्क होता है पूरे प्लांट में, वो उसको जगह-जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आपकी जो बॉडी है उसके अंदर हार्ट है, हार्ट का ये ब्लड जो आपकी ऑर्गन्स को कैसे जा रहा है? वेन्स के थ्रू ना, वेन्स और आर्टरीज़ के थ्रू जा रहा है ना, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है आपका। इसी तरह से प्लांट में भी ये किसी जगह पे, इनकी एक जगह होती है जहाँ पे ये बनते हैं, जनरेशन इनकी होती है, फिर उसको पाइपिंग नेटवर्क के थ्रू उसको सप्लाई किया जाता है। Therefore, as a process steam moves around a plant, it can equally be considered to be the transport and provision of energy. Reasons for using the process steam. अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, एक होता है स्टीम ट्रैप्स। स्टीम ट्रैप्स ये होता है कि जब स्टीम जगह-जगह से घूम रही होती है ना, तो ये अपनी एनर्जी को तो लूज़ कर रही होती है ना, ठीक है। मसलन आपका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ प्रोसेस की। देखें, जो गैस टरबाइन होती है ना, हम जो गैस निकालते हैं, ऐसा नहीं कि गैप न्यू दे दियो बस। गैस को पहले ट्रीट करते हैं, थोड़ा-सा गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर जो कंबस्शन की एफिशिएंसी वो इम्प्रूव हो जाए। गैस को थोड़ा गर्म करके देते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस को गर्म किया, लेकिन तकरीबन टरबाइन मेरी तकरीबन कह लें कि 200 मीटर दूर है। तो जहाँ से मैंने उसको गर्म किया और मैंने पाइप से उधर फ्लो करवाया उसको, तो जब पहुँचेगी टरबाइन तो क्या वो 200 डिग्री सी पे रहेगी?
मतलब 200 मीटर जाके, मतलब 200 डिग्री सी पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 डिग्री सी ना कहें आप उसको, आप 100 डिग्री सी ले लें, तो क्या वो टेम्परेचर 100 डिग्री सी रहेगा जब वो टरबाइन तक पहुँचेगा? वो तो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे लॉसेस नहीं होते वोल्टेज डीसी का, देखें आप यहाँ से 5 वोल्ट है, वहाँ पे कितने मिलेंगे आप 2 या 3 वोल्ट मिलेंगे, क्यों? बाकी वोल्ट कहाँ गए? ड्रॉप हो गए रास्ते में। V इज़ टू IR, ऐसे ही होता है ना? ये भाई ये ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं बात को? इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लांट के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ना, डीसीएस SCADA सिस्टम्स, उसमें 4 टू 20 मिली एम्प्स यूज़ हो रहे हैं। उसमें वोल्टेज नहीं यूज़ करते, उसमें करंट यूज़ करते हैं। क्यों? वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मसलन अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट पैदा कर रहे हैं, उधर पहुँचते-पहुँचते उसने 4 रह जाने हैं, ठीक है? बाकी 1 वोल्ट कहाँ गए? रास्ते में ड्रॉप हो गए। तो इसलिए जो ट्रांसमिशन होती है, सिग्नल ट्रांसमिशन, ये मेरा इंटरव्यू का सवाल था। और यहाँ के बच्चे को भी जिसकी इवेंसियन में जॉब हुई है, उससे भी यही सवाल पूछा था। 4 टू 20 मिली एम्प्स इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, 4 से 20 मिली एम्पेयर। 4 मिली एम्पेयर मीन्स ज़ीरो, जिसको लाइव ज़ीरो कहते हैं फिर, और 20 मिली एम्पेयर होता है फुल स्केल रीडिंग। मसलन अगर आपका कोई ट्रांसमीटर है, या वो दे रहा है आपको 0 से 100 PSI फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 0 पे कितने करंट आ रहा होगा? 4 मिली एम्पेयर, समझ रहे बात को? और 100 PSI पे 20 मिली एम्पेयर। इस तरह से हम कैलिब्रेशन करते हैं, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%। पहले नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं, फॉलिंग, राइजिंग, फॉलिंग, फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं, उसको हिस्टैरिसीस बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इंटरव्यू के सवाल आते हैं, ये इस पे जॉब होती है, ठीक है? ये प्रोसेस इंडस्ट्री के अंदर मेरे से पूछे थे, मेरे से भी ये सवाल इसी तरह के पूछे गए थे, और हमारे स्टूडेंट्स जो जूनियर्स हैं उनसे भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो बात ये हुई है कि वोल्टेज अगर मैंने यहाँ जितने पैदा करने हैं, वहाँ पहुँचते मैंने ड्रॉप हो जाने हैं। तो इसी तरीके से स्टीम जो है आपने पैदा की है, लेकिन रास्ते में जब वो घूमेगी, इधर-उधर जाएगी पाइपों के थ्रू, तो वो ड्रॉप करेगी अपनी जो एनर्जी को, और वो कंडेंस होगी, यानी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो फिर हमें स्टीम ट्रैप लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? स्टीम ट्रैप, ताकि वो वहाँ से जो कंडेंसेट बना है उसको हम पाइप से निकाल दें। ठीक है? So the purpose of installing the steam traps is to obtain fast heating of the product and equipment by keeping the steam lines and equipment free of condensate, air and non-condensable gases. A steam trap is a valve device that discharges condensate and air from the line or the piece of equipment without discharging the steam. ठीक है? स्टीम ना निकले उससे, स्टीम ट्रैप से स्टीम नहीं निकल, पता चला या वहाँ पे एक ओपनिंग यहाँ से स्टीम लीक होनी शुरू हो गई। नो, वहाँ से सिर्फ क्या निकलना चाहिए? कंडेंसेट निकलना चाहिए, जो कंडेंस हुई है आपकी स्टीम, जो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है, उसको फटाफट निकाल दे। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टीम ट्रैप। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम ट्रैप। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्टीम ट्रैप आपको पता होना चाहिए, स्टीम ट्रैप क्या होता है। द फॉलोइंग आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टीम ट्रैप्स: टू डिस्चार्ज द कंडेंसेट एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, not to allow the steam to escape, to be capable of discharging air and other incondensable gases। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, मेरे पास वीडियोस भी हैं, अगर टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा जी, स्टीम ट्रैप्स आर रिक्वायर्ड कंडेंसेट इज टू बी हैंडल, फ्लैश स्टीम अवेलेबल, ब्लो डाउन ऑफ द स्टीम जनरेटर इज नेसेसरी, वाटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट क्रोजन, रीजनेबल पाइप वर्क इज रिक्वायर्ड। पाइपिंग वर्क जो मैंने आपको बताया ना, कि जो जहाँ पे स्टीम बन रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पाइपिंग नेटवर्क होता है उसमें। अच्छा, इसमें आग का खतरा नहीं है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। देयर इज़ नो फायर हैज़र्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती हैं उसमें फायर के हैज़र्ड होते हैं, ऑयल जो होते हैं, ऑयल सिस्टम्स, उसमें भी फायर के हैज़र्ड्स होते हैं। फिर प्रोसेस स्टीम सिस्टम इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। स्टीम जनरेटर अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टीम जनरेटर जो है वो, उसका दूसरा नाम क्या है? बॉयलर। स्टीम जो जनरेटर है उसका दूसरा नाम क्या है? बॉयलर। आपको पता होना चाहिए कि एसजी स्टीम जनरेटर क्या है? बॉयलर का दूसरा नाम है। बॉयलर क्या करता है? स्टीम जनरेट करता है ना, पानी देते हैं वो स्टीम पैदा कर रहा है, तो स्टीम जनरेटर भी इसको कहते हैं। तो दिस इज द अदर नेम ऑफ द बॉयलर। अ बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर और अदर फ्लूइड इज हीटेड। ठीक है, द हीटेड वाटर प्रोड्यूसेस स्टीम एंड दैट्स व्हाई बॉयलर इज कॉल्ड स्टीम जनरेटर। अब मुझे जरा देख के बताएं ये कौन सा बॉयलर है? फायर ट्यूब बॉयलर है ना, क्योंकि इसमें पानी बाहर है और ट्यूबों के अंदर क्या है? आपकी कंबस्शन है, फायरिंग हो रही है। तो इसको, और ये हॉट कोल देखे ना, ये हॉट कोल से यहाँ पे कंबस्शन हुई, कंबस्शन के बाद ये फ्लू गैसेस गई, यहाँ पे उन्होंने ट्यूबों को गर्म किया, यहाँ आपने पानी छोड़ा हुआ है, और उससे वो क्या होगा कि वो स्टीम में कन्वर्ट होकर ऊपर से निकल जाएगा, स्टीम आउट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप का है ये। ठीक है, बॉयलर आपका। अच्छा, अब ये देखें क्लासिफिकेशन दोबारा आ गई, हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जनाब आपका फायर ट्यूब बॉयलर है, ये जो सामने शो कर रहा है। राइट साइड पे आपका क्या है? वाटर ट्यूब बॉयलर है, जिसमें ट्यूब्स के अंदर क्या है? वाटर।
अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर अकॉर्डिंग टू द यूज मेथड, स्टेशनरी बॉयलर, मोबाइल बॉयलर। स्टेशनरी बॉयलर जो एक जगह आपने फिक्स कर दिया, नट बोल्ट लगा दिए, अब वो कहीं जाएगा नहीं बॉयलर हाउस के अंदर। मोबाइल बॉयलर की तस्वीर लास्ट स्लाइड्स में थी, वो जिसमें उसने वो क्या कहते हैं उसको, वो कोई क्रेडल था या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, इसको अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी कहते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। आप मुख्तलिफ जगहों पे इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकता है। और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ बॉयलर, हॉरिजॉन्टल बॉयलर है या वर्टिकल बॉयलर है, और अकॉर्डिंग टू द इग्निशन प्लेस है, इंटरनली फायर्ड है, अगर अंदर फायरिंग उसके अंदर हो रही है, चेंबर उसके अंदर है, या एक्सटर्नली फायर्ड है, उसके साथ बाहर कहीं जो है वो कंबस्टन का चेंबर बना हुआ, तो ये उस तरह से होता है। हॉरिजॉन्टल बॉयलर की ये देखिए, बल्कि यहाँ तस्वीर आ गई है, ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। मोबाइल बॉयलर, ये देखो इसके साथ ट्रक लगा हुआ है, अर्थ मूविंग जो है ना ये इक्विपमेंट बना हुआ है। और ये नीचे इसकी तस्वीर देख लें, इंटरनली फायर्ड बॉयलर है, ठीक है, और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर है जिसमें आपको लेदर से चिमनी बनी हुई है, और वर्टिकल बॉयलर जो वर्टिकल है, ठीक है। ये सारी इसकी जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो आपके सामने अब आ गई हैं। अच्छा, बॉयलर की अब इसमें बॉयलर के साथ ना कुछ चीज़ें लगी होती हैं जिसको इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द बॉयलर भी कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। हमें प्लांट की नर्सें कहते थे कि जब सारे ऑपरेशन वगैरह थिएटर हो गए ना, तो कहते हैं नर्सा नूं बुलाओ। जब प्लांट पे काम भी करना, पहले हमें बुलाते थे कि ये अपने इक्विपमेंट उतार लें, डीसीएस वगैरह, ट्रांसमीटर वगैरह, ये सारे उतार के इसको सिक्योर कर लें, ठीक है। और उसके बाद जब वो मैकेनिकल वाले काम कर के प्लांट आपने आपने लगा दी इक्विपमेंट सारा, अब उन्होंने फिर हमें बुलाना, यार ला दियो अपना, तो इसके साथ हम अपनी इंस्ट्रूमेंटेशन लगाते हैं। आपको पता है बॉयलर्स पे हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह यही होती है कि उसकी जो सेफ्टीज़ होती हैं उसको बाईपास किया होता है। मसलन मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, एक वेसल है, ये हवा बनने वाला, इसके साथ एक कंप्रेसर आपने लगाया हुआ है, वो चला के जो है वो भाईजान गए हैं कहीं और अपने शुगल में लग गए, उनको पता ही नहीं पीछे कंप्रेसर चल रहा है, होगा क्या, उस वेसल के अंदर हवा भरी जाएगी, भरी जाएगी, भरी जाएगी, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 12 पे उसने फट जाना है, 11 बार हो गई, 12 बार हो गई, ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा। तो अब इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंटेशन लगाई जाए। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ये होता है इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक घड़ी इंस्ट्रूमेंट है, आपका मोबाइल भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट, ठीक है, मेजर करना। मसलन गाड़ी पे आप जाते हो, आपका चलान 120 पर होता है, ऐसे ही नहीं 120 से ऊपर जाएँ तो चलान होता है। अब मेरा एक दोस्त था, वो गाड़ी चलाता था, उसका हर मरतबा चलान हो जाता था। हालाँकि कहता है यार मैं तो 110 से चलांदा, 112 तो पता नहीं मेरा क्यों चलान होंदा। वो वर्कशॉप में गया, उसका मीटर ही खराब था, उसका मीटर कम बताता था। अब वो चला 130 पे रहा होता था, उसका मीटर कहता था अब 120 पे, वो जा 130 पे रहा होता था, समझ। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन, कि आपकी आपकी घड़ी, चलें घड़ी की एग्जांपल लेते हैं, घड़ी ने टाइम बताया जी 10 बजे आपकी फ़्लाइट है, आपकी घड़ी गलत है, आपकी घड़ी है आप 15 मिनट पीछे, आप बिल्कुल टाइम के पक्के हैं, बड़े पाबंद अपने टाइम को, आप पूरे टाइम पे 9:30 बजे या पौने 10 बजे पहुँचते हैं वहाँ पे, पौने 10 चले पहुँच जाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो 10 तो बज चुके हैं ना, तो बोर्डिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको जहाज़ में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी घड़ी कैलिब्रेट होनी चाहिए, यानी ये कैलिब्रेट होनी चाहिए स्टैंडर्ड टाइम के साथ, सही रीडिंग देनी, इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का एक कोर्स है जो कि बहुत बुनियादी कोर्स है आपका, मस्ट कोर्स है। उसमें ये चीज़ें करवाई जाती हैं कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, अब जैसे आप वोल्ट मीटर से लगाते हैं, वोल्ट मीटर आपको बता रहे हैं कि 2 वोल्ट, वो 3 वोल्ट, उसको 2 बताई जा रहा है, तो वो इसमें एरर है। क्या है? एरर। तो इस एरर को रिड्यूस करना, इसको कहते हैं कैलिब्रेट करना, इसको कैलिब्रेशन फिर हम करते हैं। 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, फिर उसके बाद रिवर्स में हम आते हैं, 100 के बाद 75, 50, 25, 0, ये पूरा टेबल हम बनाते हैं। मेरे से पूछा ना, मेरे बॉस ने क्वेश्चन पूछा था, फिर इसमें डिफरेंस निकालते हैं कि ऊपर जाते वक्त डिफरेंस, फॉर एग्जांपल एक प्रेशर ट्रांसमीटर आप कर रहे हैं 100 psi का, जब आप उसको 25 देंगे तो वो शुरू में जब राइजिंग होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो तकरीबन 24 इशारिया कुछ पड़ रहा होता है नॉर्मली। फिर आप करते हैं 50, वो 49.9 पड़ रहा होगा, फिर आप 75 करते हैं 74.8 कुछ पड़ रहा होगा, और इस तरह 100 पे चले जाते हैं, वो 100 से थोड़ा सा कम। अब जब आप वापस आते हैं तो वो ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आप 75 पे वो पढ़ रहा होगा 75 इशारिया कुछ, 50 पे आते हैं तो वो पढ़ रहा होगा 50 इशारिया कुछ, पहले कितना पढ़ा था 49 पॉइंट समथिंग। बात समझ रहे? तो यूं कर्व आप पहले यूं बनती है, उसके बाद यूं बनती है, इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस, जो डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। राइजिंग का और फॉलिंग का ये टेबल बाकायदा बनाया जाता है, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे पास है, हम बनाते थे ये टेबल सारा। तो एनी हाँ, अब इस पे वापस आते हैं। तो बॉयलर के साथ ये चीज़ जो लगी हुई है ना, ये वाटर लेवल इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंटेशन लगी हुई है,
बॉयलर के अंदर पानी जो है, पानी उसको एक ख़ास लेवल से नीचे नहीं जाने देना आपने, उसको पानी के लेवल को मेंटेन रखना है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि लेवल कितना है? अच्छा, तो ये जनाब आपका जो बॉयलर है उसके अंदर पानी का जो लेवल है वो हम साइट ग्लास, इसका नाम होता है साइट ग्लास, SIGHT, साइट ग्लास। और इसके स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल ए, स्टाइल बी, स्टाइल सी, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। ये अलग एक टॉपिक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में हम करवाते हैं, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में आईपीसी के अंदर। अच्छा, पानी की ये खसूसियत होती है कि वो अपने लेवल को मेंटेन रखता है। मसलन अगर आप इसके साथ यहाँ पे एक साइड ग्लास जोड़ देंगे, वेल्ड कर देंगे, तो जो पानी का लेवल इधर होगा वही इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप बस इसको देखोगे अपनी आँख से, ये जो आपकी आँखें बटन है, तो ये यहाँ से आप सिर्फ इसको देखोगे, आप यहाँ से देख के बता दोगे कि इसमें इतना पानी है। समझ रहे बात को? ये है साइड ग्लास। अच्छा, इस लेवल को मेजर करने के बड़े तरीके हैं। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से भी हम इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको करवाएंगे, S इज़ इक्वल टू VT, वही फार्मूला है, लेकिन इसमें हाफ से तकसीम करते हैं, यानी हाफ से, तो एनी हाउ, तो यहाँ पे आपका जो लेवल है। अच्छा, प्रेशर से भी इसको मेजर कर सकते हैं। इसके पैंदे पे प्रेशर लगा देना, अगर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो एच जो है रो जी एच कैसे मालूम हो सकता है? पी ओवर रो जी कर दो, पी इज इक्वल टू रो जी एच है ना, तो एच इज इक्वल टू पी ओवर रो जी। प्रेशर ट्रांसमीटर लगाओ, प्रेशर मेजर करो, उसको फिर जी से तकसीम करो 9.8, और फिर उसको रो से तकसीम करो, 1000 होती है पानी की, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर करके, तो तकसीम कर दो, आपके पास एच आ जाएगा प्रेशर से। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट। ये है डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट, जो डायरेक्ट आपने लगा दिया उसके साथ और उसको आपको नजर आ रही है, हाँ जी इतनी। आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा के, कैपेसिटिव सेंसर लगा के भी कर सकते हैं। कैपेसिटिव सेंसर लगाएं, उसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है, जैसे जैसे पानी का लिक्विड का लेवल चेंज होता है, क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, वो चेंज होती है। प्रेशर लगा के कर सकते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर नीचे लगा लें, अगर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है तो उसका मतलब है लेवल ज़्यादा है, एच ज़्यादा है, और अगर प्रेशर कम दे रहा है तो लेवल कम है, एच कम है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो ये एक साइड ग्लास है, ठीक है, ये देसी तरीका है, सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट तरीका यही होता है कि ये कहीं आपने पेट्रोल पंपों में नहीं देखा, पेट्रोल पंप में या कहीं पे जाके देखिएगा कोई तेल वाला टैंक, कोई देखिएगा उसके साथ एक साइड ग्लास लगी होती है वेल्स के थ्रू, तो एक ट्यूब लगी होती है, उसमें जितना अंदर होता है ना लेवल, वही लेवल आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये अब आपने ज़रा आप गौर करना है अपने आसपास लाइफ में भी कि आपको ये लेवल मेजरमेंट के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आएगा। दूसरा ये होता है सेफ्टी वेल्व, प्रेशर सेफ्टी वेल्व, PSV भी इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, ये है बेसिकली आपकी ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब प्रेशर, अब वो जो एग्जांपल याद करें जो मैंने आपको दी थी कि जिसमें टायर वाले जो है वो बटन चला के भूल गया, तो वो 12 बार पे फट जाएगा। तो वहाँ पे मैंने क्या किया होगा कि उस वेसल के साथ एक PSV लगाई होगी, प्रेशर सेफ्टी वेल्व, और उसकी मैंने सेटिंग रखी होगी 10 बार पे। 12 बार पे उसने फट जाना है, तो 10 या 11 पे मैंने उसकी सेटिंग रखी होगी कि इससे पहले वो रप्चर प्रेशर वाला, वो जो ब्लास्ट जिसपे टोटल प्रेशर आपका फारिग हो जाएगा आपका, उससे पहले पहले इसको मैंने ऑपरेट करवाना है। जैसे इसको वो टच करेगा तो ये पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब ये होता है कि ये खुल जाता है उस प्रेशर से। इसके ऊपर एक स्प्रिंग होता है इसके अंदर जो उसको दबा के रखता है। तो जब नीचे प्रेशर उस स्प्रिंग की फोर्स के अगेंस्ट, यानी 11 बार आप कह लें, यानी 11 बार की फोर्स नीचे लग रही होती है, तो जब नीचे अगर 11.1 बार होगी तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है? सेफ्टी है कि आपका 12 बार पे फट जाना है आपका वेसल, तो हमने 12 बार तक तो जाने नहीं देना, तो हम 11 पे या 10 पे सेट कर देंगे उसको। तो अगर 11 बार हो गया तो ये इसने ऑपरेट कर जाना है, और जो अंदर ओवर प्रेशर एक्यूमुलेट हो गया था वो क्या हो जाएगा, वेंट नहीं होता नॉर्मली, पाइपिंग के थ्रू ही उसको जो है ना, वो पाइपिंग से कनेक्ट किया होता है, वो कहीं डिस्चार्ज हो जाता है, यानी उसके अंदर जो ओवर प्रेशर बन गया ना वो निकल जाता है। तो क्या फिर जैसे ओवर प्रेशर निकल गया तो यूं प्रेशर आपका बढ़ रहा था 8, 9, 10, 11, पटख, इसकी आवाज़ इतनी ह्यूज होती है, अगर मैं यहाँ पे ये चलाऊंगा ना तो आपको चनियोट में इसकी आवाज़ में सुनाई देगी, पटख पटख इसकी। फिर हम करते थे, इसका मैंने पूरा टेस्ट बेंच बनवाया, तो मेरी असाइनमेंट भी थी वो इसकी कैलिब्रेशन टेस्ट बेंच बनवाओ। इंस्पेक्ट टेस्ट है लाहौर के अंदर कंपनी, उसके साथ मिलके फिर हमने इसका पूरा टेस्ट बेंच बनाया था जिसकी कैलिब्रेशन करते थे हम। एनुअल कैलिब्रेशन इनकी होती है, हर साल इनको कैलिब्रेट किया जाता है कि भाई लिखा हुआ है 11 पे ऑपरेट होनी, पता चले 11 पे ऑपरेट ही नहीं हुई, प्रेशर 12 पे आप सारे। तो जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं ना, जैसे ये लगा, इनकी कैलिब्रेशन होती है एनुअल, इसको कहते हैं एनुअल टर्न अराउंड। पूरा प्लांट का ना साल बाद पूरा खोला होता है प्लांट, और उसके चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें चल रही हैं। यार आपने आर्मी खड़ी की हुई है,
बॉर्डर पे, पता चले उनको बंदूक भी ना चलानी आती हो, हैं? आप समझ रहे हैं? तो ये आर्मी होती है। इसी तरह आपकी जो पावर सिस्टम्स उसमें भी प्रोटेक्शन, ये ब्रेकर होता है। अब जैसे बाहर आपके ब्रेकर अगर खुदा न खास्ता छिपकली आ जाए, शॉर्टिंग हो जाए, अगर बाहर का ब्रेकर ऑपरेट ना हो तो क्या होगा? आपके आग लग जाएगी। तो ये प्रोटेक्शन, इसको क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्शन। तो ये प्रोसेस सेफ्टी के प्रोटेक्शंस हैं। बॉयलर क्यों फट रहे होते हैं? ये इन्हीं वजह से कि ये लगा होता है बॉयलर के ऊपर पीएसबी, कि बॉयलर के अंदर स्टीम का जो प्रेशर है, ओवर प्रेशर अगर हो जाए खास लिमिट से ज़्यादा, तो ये पॉप कर जाए, इसको कहते हैं पॉप करना, पॉप कर जाए तो इसका स्प्रिंग। अच्छा, इसमें फिर दो टाइप्स आती हैं। एक होता है 10 टाइप, पॉप कर गई तो फुली ओपन, समझ रहे बात को? फिर उसको क्या करते हैं, उसको सेट सेट करके रीसेट करते हैं तो वो फिर क्लोज होती है, यानी 0-1 है, या ओपन है या क्लोज है। एक और होता है, उसको कहते हैं पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वेल्व। वो पानी के लिए यूज अक्सर होता है, पानी के एप्लीकेशंस के लिए। उसमें उतना ही वो ओपन होता है जितना ओवर प्रेशर होता है। मतलब जितना ओवर, ये 11 बार पहुंच गया ना, नॉर्मल लाना है 9 बार, तो 11 बार के लिए वो मतलब कि उतना ही खुलेगा जिस पे वो नॉर्मल होकर प्रेशर हो जाएगा, वो पूरा नहीं खुलता। हाँ, पूरा भी खुल सकता है, अगर बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो पूरा खुल जाएगा वो। यानी अगर तो वेल्व पूरा खुल रहा है, 10 हो रहा है, तो वो ये सेफ्टी वाल्व होता है। और पीआरवी क्या होता है? प्रेशर रिलीफ वेल्व। ये सारी टर्म्स भाई इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें सुनोगे, वहाँ पे आपके वर्कशॉप में पढ़े होंगे। ओके, तो ये आपका वेल्व है जो कि ऊपर से फोर्स लगा रहा है, और इसके नीचे प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है लिमिट से, जो कि आपने स्प्रिंग में क्लॉकवाइज अगर करते हैं ना, इसको घुमाते हैं, वो हम उसे करते हैं तो वो क्या कहते हैं, इसको रेंच कहते हैं, उससे क्लॉकवाइज करते हैं तो ये बढ़ता है, प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगी इसकी कुव्वत। यानी 11 से मैंने 12 बार सेटिंग करनी है, मैंने ऐसी जगह पे लगाया। एक होता है नॉर्मल वर्किंग प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग प्रेशर और डिज़ाइन प्रेशर और नॉर्मल वर्किंग प्रेशर। डिज़ाइन प्रेशर फॉर एग्जांपल आपका 12 बार है, इस पे से ज़्यादा करोगे तो ये फट जाएगा, तो लेकिन नॉर्मल वर्किंग प्रेशर आपका 9 बार है। तो इसको आप कहीं 10 या 11 के अंदर, जो भी उस वक्त का स्टैंडर्ड होगा उस इक्विपमेंट का, उस पे आपने इसको सेट कर देना है। अब सेट कर दिया, आप कहते हो कि अब अपनी उसकी जगह चेंज कर दी, आपने एक पीएसपी लगी थी एक बॉयलर के ऊपर, आपने उस वहाँ से उतारी, आपने कहीं और लगा दी। अब वहाँ ज़रा डिफरेंट है टेम्परेचर की, प्रेशर की रेटिंग, तो अब आपने बढ़ानी है। फ़र्ज़ करें पहले 11 पे सेट था, अब 12 पे करनी है, तो क्या करोगे? उसको ऊपर से क्लॉकवाइज़ घुमाओगे, उसका वो जो ऊपर चूड़ी है उसको क्लॉकवाइज़ घुमाओगे तो ये बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये यूनिवर्सल है। और एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाओगे तो वो कम हो जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये फिर इसमें यूज़ होते हैं प्रेशर गेज एंड फ्यूज़िबल प्लग्स होते हैं। प्रेशर गेज, ये देखो प्रेशर गेज आ गई, ये मैं आपको करवाऊँगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में करवाता हूँ। ये देखिए, ये हर जगह लगी होती है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन है ना आपकी, प्रेशर गेज है। और फ्यूज़िबल प्लग्स हैं, ये जो फ्यूज़िबल प्लग, यानी ये सेफ्टी के लिए होते हैं कि अगर इसमें फ्यूज़िबल, यानी ये पिघल भी जाते हैं, यानी ख़ास अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, आग-शाग लग जाए तो इसमें ये पिघल जाते हैं। यानी पिघलने के बाद क्या होगा, वो सारा प्रेशर फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। ये फायर साइड, ये इसमें फ्यूजिबल प्लग इसको कहते हैं। अच्छा जी, स्टीम स्टॉप वेल्व एंड ब्लो ऑफ कॉक। स्टीम स्टॉप वेल्व होते हैं, फिर ब्लो ऑफ कॉक होता है, ये सारी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। अच्छा, आगे देखते हैं। बॉयलर की एक्सेसरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दीज आर दोज डिवाइसेज विच आर इंस्टॉल्ड विद अ बॉयलर एंड इट्स नेबरिंग एरिया टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। दीज आर नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉयलर बट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बॉयलर एफिशिएंसी। अब बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब एक बात देखें ज़रा, बॉयलर क्या कर रहा है? बॉयलर क्या कर रहा है कि पानी की इन ले रहा है, और क्या कर रहा है कि स्टीम आउटपुट दे रहा है। क्या दे रहा है? स्टीम आउटपुट दे रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। बॉयलर के अंदर जो कंबस्शन हो रही है, ठीक है, उसमें एक एयर आ रही होती है। आपको पता है कि आग कैसे लगती है? एयर, फ्यूल और सोर्स, इन तीन चीज़ों को मिला के। तो अगर वो जो एयर आ रही है उसको मैं गर्म कर दूं, ठीक है, तो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जो बॉयलर का फीड वाटर आ रहा है, जो बॉयलर को अपने फीड कर रहे हैं, जिसको वो स्टीम बना रहा है, उसको भी पहले मैं फीड करने से पहले अगर उसको गर्म कर दूं थोड़ा सा, ठीक है, तो उसकी क्या होगी? बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से वो चीज़ें निकली हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, प्री हीटर और फीड पंप। सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, ठीक है, प्री हीटर और फीड पंप। ये देखें, ये इसका सुपर हीटर लगा हुआ है और ये इकोनोमाइज़र लगा हुआ है। नॉर्मली जो सुपर हीटर है वो जो एयर आ रही होती है उसको हीट करता है, और ये जो आपकी इकोनोमाइज़र है, ये जो पानी होता है इसका बॉयलर का जो स्टीम बना रहा है उसको हीट करता है इकोनोमाइज़र। ओके, ये फीड पंप लगा होता है जो प्रेशर पे आपके फीड कर रहा होता है। और ये देखें, ये प्री हीटर, ये देखें, ये आपका प्री हीटर आ गया, हीटेड, ये फ्लू गैसेज आउट। फ्लू गैसेज जो हैं
फ्लू गैसेस इन, फ्लू गैसेस आउट, और यहाँ पे नॉर्मल एयर इन, ये वाली नॉर्मल एयर है, और यहाँ पे हीटेड एयर आउट, जो एयर है वो हीट हो रही है, तो प्री हीटर जिसको कहेंगे आप, प्री हीटर, उससे आपकी एयर हो रही है, और इकोनोमाइज़र में जो पानी होता है, फीड पंप, जो फीड वाटर होता है, वो पानी आपका थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों? एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, आपकी जो बॉयलर की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100, यही होती है ना परसेंटेज, कि मैंने फॉर एग्जांपल 100 वाट दिए हैं इनपुट उसको, और आउटपुट आ रही है मेरी कोई 30 वाट, तो उसकी कितनी एफिशिएंसी है? 30/100, 30%, 30% उसकी एफिशिएंसी है ना, 100 में से 30 वाट सिर्फ निकाल रहा है वो, तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद स्टीम जनरेशन इन टेक्सटाइल, इसमें ये मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल के प्रोसेसेस होते हैं उसमें ये यूज़ होती है, ठीक है, स्टीम के अंदर, ये स्टीम के एप्लीकेशंस हैं, इसमें स्टीम जनरेटर इन टेक्सटाइल्स है, स्टीम आयरन विद बॉयलर है, फैब्रिक डाइंग इन बॉयलर, डाई बाथ, फिर उसके बाद ये देखें यार्न डाइंग विद बॉयलर वाटर, और फाइनली ये डाइंग है, डाइंग डाइंग के अंदर ये यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका स्टीम का पावर प्लांट है, स्टीम का क्या है? पावर प्लांट, तो उसमें जो है ये यूज़ होती है स्टीम के जो पावर प्लांट के अंदर, ये देखें आपके सामने स्टीम का ही इसको घुमाया, और ये वापस देखें वाटर में कन्वर्ट हो गई ना, जब उससे टकरा गई तो वापस कंडेंस हो गई, तो इसको दोबारा हमने यूज़ कर लिया। तो हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, HRSG, ये आपने याद रखना है, ये उसकी सर्किट, अगर आपसे कहीं ये क्वेश्चन हो तो ये आप बना के उनको दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।